हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 58। इससे पहले इस कहानी के 57 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। संजय ने थोड़ा सा गुस्से में चारों को घूर कर देखा और बोला कि मैं जवाब दूंगा तो तुम चारों ही सुन लोगे। खासकर रुद्र, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, क्या तुम सुन लोगे? तुम सुन सकते हो जवाब। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अकड़ के साथ कहा कि हाँ बिल्कुल, बस आप बताइए कि मेरा ये खरगोश इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है। मुझे जानना है कि आखिर सच क्या है। तो संजय तो अब अपने रुद्र की तरफ हैरानी से देख रहा था। अब देखते हैं आगे। संजय भी अपने हाथ बांध कर बोलता है कि तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे खरगोश से प्यार हो गया है। और ये सुनकर तो सब एकदम से शॉक्ड थे। पूरा गार्डन सन्नाटे से फैल गया था। अवनी और नव्या एक दूसरे को देख रही थी, तो वहीं रुद्र के तीनों ही भाई जो अभी तक दांत फाड़ रहे थे एकदम से चुप हो गए थे। संध्या और दादी के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी और किट्टू, उसके तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। गाल उसके भी एकदम से लाल हो चुके थे। इस वक्त किट्टू बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। और तभी रुद्र बोलता है कि एक खरगोश, क्या कह रहे हैं पापा? क्या मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है? इतना कहकर रुद्र किट्टू की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहीं संजय रुद्र की तरफ ही देख रहा था। उसने भी रुद्र को रोका नहीं था। वो देखना चाहता था कि रुद्र नशे की हालत में किस हद तक सच बोलेगा। तो रुद्र भी अब सीधा किट्टू के पास आया और फिर उसने भी किट्टू की कलाई को पकड़ा और फिर उसे खींचता हुआ संजय के पास लेकर आ जाता है। तो वहीं किट्टू ने तो अब अपनी गर्दन शर्म के मारे नीचे झुका रखी थी। एक बार भी सर उठाकर उसने किसी को भी नहीं देखा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी किसी को देख ले। रुद्र बोलता है कि क्या कह रहे थे पापा? मुझे इससे प्यार हो गया है? नहीं हुआ है मुझे इससे प्यार। यह सुनकर तो किट्टू की आंखों से हल्का सा एक आंसू टपक गया था। उसके साथ अभी क्या हो रहा था उसे भी नहीं पता था। लेकिन जब रुद्र ने कहा कि वो किट्टू से प्यार नहीं करता है तो उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। क्यों लगा था ये वो भी नहीं जानती है। तो संजय बोलता है कि अच्छा, तो तुम इससे प्यार नहीं करते हो? रुद्र ने भी नशे की हालत में ना में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि नहीं। और तभी पीछे से तीनों ही भाई बोलते हैं कि झूठा कहीं का। रुद्र ने भी पलटकर अपने तीनों ही भाइयों को घूर कर देखा और फिर नशे की हालत में ही एक उंगली अपने मुंह पर रख कर बोलता है कि चुप, एकदम से चुप। जब दो समझदार लोग बात करते हैं ना, तो तीन समझदारों को बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तीनों ने ही अब हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने फिर से संजय की तरफ देखकर कहा कि प्रूफ कीजिए कि मैं इस खरगोश से प्यार करता हूँ। संजय बोलता है कि अच्छा ठीक है, नहीं करता है प्यार तो अब इसका हाथ छोड़ दे, उसे जाने दे। रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इस खरगोश को। इतना कहकर उसने भी किट्टू को अपनी तरफ खींचा और फिर एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने आप से सटा लिया। और किट्टू रुद्र के एकदम से चौड़े से सीने से जा टकराती है। वो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पानी भी आ चुका था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्र सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो वहीं संजय रुद्र की नौटंकी देख रहा था। उसका गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो एकदम गुस्से से बोलता है कि रुद्र, किट्टू को जाने दो। रुद्र बोलता है कि क्यों जाने दूं पापा इसे? पहले आप बताओ कि मुझे ये इतनी अच्छी क्यों लगती है। इतना कहकर उसने भी अब किट्टू को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपना चेहरा किट्टू की गर्दन में हल्का सा छुपा दिया। और फिर किट्टू के रोंगटे तो जैसे एक बार फिर से खड़े हो गए थे और उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई थी। किट्टू ने अभी भी अपनी गर्दन हल्के से नीचे झुकाकर रखी थी। संजय के सामने आंख उठाने की उसके अंदर हिम्मत भी बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से हल्के हल्के से आंसू टपक रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी जो रुद्र के हाथ पर हल्के से गिर रहे थे। रुद्र ने भी संजय की तरफ देखा और फिर किट्टू की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर एक हाथ उसके गाल पर लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि एक खरगोश, ये मेरे लिटिल खरगोश, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है। किट्टू कुछ भी नहीं बोलती है, बस ऐसे ही सुबकती रहती है। रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से किट्टू के चेहरे को अपने हाथों में भरा और फिर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से बहुत
बहुत ही प्यार से साफ किया। फिर उसके सिर को अपने सीने से लगाकर अपनी पकड़ बनाते हुए बहुत ही अकड़ के साथ बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रो क्यों रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है ना, सीधा आकर मुझे बोलो, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, बेशक से वो मेरी दादी ही क्यों ना हो। ये सुनकर तो संजय, संध्या और दादी तीनों की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं तीनों ही भाई अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही दादी आगे आती हैं और उसने भी संजय के बाजू पकड़कर उसे अपने सामने से हटाया और फिर रुद्र के सामने जाकर गुस्से से बोलती हैं कि क्या कहा तूने? तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा? रुद्र ने भी दादी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि आप अगर मेरी लिटिल खरगोश को कुछ भी कहोगी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? जब देखो बस उसे ताना मारती रहती हो, हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती हो, जब देखो उसे हमेशा रुलाती रहती हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? यही बात है ना कि अंगूठी किसने दी थी? मैंने दी थी अंगूठी किट्टू को, समझी आप? और हाँ, ये बिल्कुल भी मत समझना कि मेरी लिटिल खरगोश इस फैमिली के लायक नहीं है। आप जानती भी हैं लिटिल खरगोश किसकी बेटी है, आपको पता भी है। ये सुनकर तो किट्टू ने अब हल्का सा चेहरा उठाकर रुद्र की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसके मन में एक सवाल एकदम से खटक जाता है कि क्या रुद्र को उसके पापा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और तभी रुद्र ने हल्का सा झुककर किट्टू की तरफ देखा और फिर उसके माथे को प्यार से चूमकर फिर से अपनी बाहों में समेटता हुआ बोलता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है तुम्हारे पापा कौन है और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे पापा को तुमसे मिलवा दूंगा। अब तो खुश हो ना तुम, लेकिन हाँ, तुम बिल्कुल भी रोया मत करो और इस बुढ़िया की बातों में तो बिल्कुल भी मत आया करो तुम। ये बुढ़िया चाहती ही नहीं है कि रुद्र खुश रहे या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तुम खुश रहो या मैं खुश रहूं, तुम देखो ना, तुमसे उल्टे सीधे सवाल हमेशा पूछती रहती हैं। ये घर में कोई भी नहीं पूछता है मेरी लिटिल खरगोश इस घर में क्यों रह रही है, लेकिन हाँ, ये बुढ़िया, इसे तो जैसे शांति ही नहीं है बिल्कुल भी। दादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उबल रही थी। उसने भी संजय की तरफ घूर कर देखा और फिर संजय भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दादी बोलती हैं कि संजय, अपने बेटे को समझा ले तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी आज के आज ही। और तभी रुद्र बोलता है कि अरे, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है, शर्म नहीं आती है क्या? एक तो सारी ज़िंदगी में मुझे बस एक ही लड़की पसंद आई और फिर आप हो कि उस लड़की में भी कमी निकालती रहती हो, उस लड़की को भी परेशान करती रहती हो। क्या कहा था आपने मेरी किट्टू को कि किट्टू के पैर खराब हैं, वो लंगड़ी होकर चलती है? अरे तो क्या हो गया? क्या ठीक नहीं होगी वो? ठीक भी तो हो जाएगी ना, बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएगी, समझी आप? आज के बाद कभी भी मेरी किट्टू को किसी ने कुछ भी कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबने सुन लिया ना अच्छे से, कोई भी मेरे खरगोश को कुछ भी नहीं कहेगा। अपनी बात रिपीट नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। फिर उसने किट्टू की तरफ देखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है लिटिल खरगोश। अगर कोई गलती से भी तुमसे कुछ भी कहे ना तो सीधा आकर मुझे बताना, तुम एक एक की खबर ले लूँगा मैं, समझी? तो किट्टू फिर से हल्का सा कसमसाते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, सर प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, सब देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? रुद्र बोलता है कि देखने दो ना, मैं डरता हूँ क्या किसी से? किट्टू ने फिर से कसमसाते हुए कहा कि सर प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, सर प्लीज़ देखिए ना सब कैसे देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। किट्टू की आंखों में पानी एकदम से बढ़ता जा रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रुद्र की फीलिंग को फील भी नहीं कर पा रही थी और उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्र नशे की हालत में जो कुछ भी बोले जा रहा है वो एकदम से झूठ बोल रहा है। तो वही रुद्र नशे की हालत में अपनी फीलिंग्स को सबके सामने कन्फेस कर चुका था और किट्टू जो रुद्र की बाहों में बार बार कसमसा रही थी उसे खुद से छुटाने की कोशिश कर रही थी। संध्या भी थोड़ा सा आगे आई लेकिन संजय ने हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय अच्छे से जानता था कि रुद्र किट्टू से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कन्फेस कभी भी नहीं करता था। और फिर शायद किट्टू ही है जो रुद्र के गुस्से को शांत कर सकती है और किट्टू ही उसे संभाल सकती है। रुद्र भी आधी खुली आंखों से बोलता है कि अच्छा, छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ कहना है? किट्टू ने हल्की सी नज़र उठाकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी आधी खुली हुई आंखों से कहा कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। माँ सच कहती है तुम पर ना गहरा रंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा ही नहीं सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो तुम बिना मेकअप के भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो और फिर साड़ी में तो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हो। उस दिन तुमने मॉल में जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी ना, उसमें
भी तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारी हो, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी अकड़ ना होती ना तो तुम सच में रुद्र की बाहों में होती। ये सुनकर तो अब तीनों ही भाई हंसने लगे और तभी निहाल ने भी कमेंट मारते हुए कहा कि अभी भी तो बाहों में ही है यार। रुद्र ने भी हल्का सा पलटकर अपने भाइयों की तरफ घूर कर देखा और फिर एक मीठी सी मुस्कुराहट पास की और फिर किट्टू की तरफ देखकर बोलता है कि मेरा मन कहता है कि मैं सारा दिन ऐसे ही बैठकर तुम्हारी तारीफ करता रहूं, हमेशा बस तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं, हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूं। तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। पर मैं उस दिन के लिए सॉरी नहीं बोलूँगा तुमसे, क्योंकि मेरे अंदर सच में बहुत ज़्यादा अकड़ है। रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने झुकना कभी नहीं झुका है, मगर फिर भी तुम उन बातों को भूल जाना। भूल जाओगी ना तुम उन सारी बातों को। किट्टू ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपनी हल्की सी नम आंखों से बोलती है कि प्लीज़ सर आप तो जाने दीजिए मुझे। रुद्र ने भी अपनी पकड़ हल्की सी ढीली कर दी और फिर बोलता है कि जाओ। किट्टू भी तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी तो रुद्र ने फिर से किट्टू को रोकते हुए कहा कि ए किट्टू रुको। किट्टू फिर से एकदम से रुक गई, लेकिन अब उसकी आंसुओं की स्पीड अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पलट कर देखने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। रुद्र भी बोलता है कि तुमने ठीक से खाना खाया था ना, और तभी पीछे से नील ने कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से खाना खा लिया था उसने। रुद्र के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोलता है कि ठीक है तो जाओ, अब जाकर बिल्कुल भी रोना मत, चुपचाप से सो जाना। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही संजय बोलता है कि तू उससे प्यार नहीं करता है ना, तो रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय ने कहा कि तो ठीक है, तो तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। रुद्र बोलता है कि अरे अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है क्या पापा, मैं किसी की फिक्र भी नहीं कर सकता हूँ क्या, किसी की तो फिक्र करने दीजिए ना मुझे। अब उसकी कोई तो फिक्र करेगा ही ना, तो फिर मैंने ही कर ली। आखिर आपको मेरे और किट्टू के बीच में टांग क्यों अड़ानी रहती है, क्यों टांग लेकर आ जाते हैं आप बीच में। का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार से अभी पटक ले। वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि रुद्र मेरा दिमाग मत खराब करो वरना एक खींच कर मारूंगा। रुद्र ने भी आंखें छोटी की और फिर बोलता है कि क्यों मारोगे पापा। तभी पीछे से निहाल की आवाज आती है। वो बोलता है कि मारेंगे भैया, और फिर मार मार के हम सबको चूहे के कमरे में भी बंद कर देंगे। इतना कहकर निहाल जोर जोर से रोने लगता है कि बचा लो, कोई तो बचा लो। नव्या ने तो अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया था। बेचारी यही सोच रही थी कि आखिर उसने किस घड़ी निहाल को अपना बॉयफ्रेंड बोला था, किस घड़ी उसे वो पसंद करने लगी थी। तो वहीं संजय एक कदम अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ा तो पीछे की तरफ से संध्या ने भी संजय की बाजू को पकड़कर कहा कि बस कीजिए ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है आपने, बहुत हो गया है, अब चलिए अंदर चलिए। फिर उसने अपने चारों ही बच्चों की तरफ देखा और कहा कि तुम सभी अंदर चलो। चारों ने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी और तभी निहाल फिर से थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ बोलता है कि अंदर आऊँगा तो आप मुझे सच में चूहे के कमरे में बंद कर दोगी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं अंदर आने वाला, मैं नहीं आऊँगा अंदर। इतना कहकर उसने नील की बाजू पकड़ ली और फिर किसी छोटे से बच्चे की तरह उसे अपने गले लगा लिया और एकदम से चिपक। नील ने भी अपने भाई पर अपना हाथ लपेट कर बहुत प्यार से कहा कि अरे नहीं, मेरे होते हुए ना कौन मेरे भाई को चूहे के कमरे में बंद करेगा, किसके अंदर इतनी हिम्मत है, एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देखूंगा मैं। इतना कहकर उसने भी अवनी की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि ए अवनी, तू मुझे प्यार करती है ना। ये सुनकर तो अब संजय ने अपना सिर पर अपनी हथेली जोर से मार ली, क्योंकि वो अच्छे से जान गया था कि उसके बच्चों की नौटंकी अब ऐसे आने वाले 2-3 एपिसोड तक तो चलने ही वाली है। और फिर सबने अवनी की तरफ हैरानी से देखा तो अवनी ने भी अब जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुकाकर अपनी गर्दन इधर उधर धीरे से कहा कि अंकल वो मुझे अब चलना चाहिए। इस वक्त सब अवनी की तरफ ही देख रहे थे और अवनी जैसे तैसे वहां से अब खिसकना चाहती थी। नील के इस सवाल से अवनी अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो गई थी। उसने भी बहुत ही मुश्किल से दादी की तरफ देखा और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि दादी अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से अब प्रताप हाउस के मेन गेट तक बढ़ने लगती है। तो वो 2-3 कदम ही अभी चली थी कि तभी उसने अपनी चुनरी में किसी को खिंचाव सा महसूस किया और फिर उसने हल्का सा कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये हरकत नील के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। और इस वक्त उसके दिल की धड़कनें भी तेजी के साथ बढ़ चुकी थी। बेशक वो प्रताप हाउस में बस एक ही बार आई थी, लेकिन वो अच्छे से समझ गई थी कि प्रताप खानदान के लड़के कुछ मामलों में सच में बहुत ही ज्यादा शरीफ है। नील के अलावा उसका दुपट्टा किसी ने भी नहीं पकड़ा होगा। अवनी ने बिना पिलटे ही कहा कि नील दुपट्टा छोड़ो मेरा, लेकिन नील ने भी एक मुस्कुराहट के साथ हल्के से कहा कि नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब देकर जाओ, तभी छोड़ूंगा तुम्हारे इस दुपट्टे को, पहले मेरे सवालों का जवाब दो।
अवनी गुस्से में पलटती है और उसने नील की तरफ आंखें दिखाई और बोली कि मैंने कहा ना दुपट्टा छोड़ो। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जोर से बोलता है कि दादी इससे बोलो ना कि ये मेरे सवालों का जवाब दे के जाएगी, नहीं तो ये यहाँ से नहीं जाएगी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? ये मुझे हर बार बिना सवाल का जवाब दिए ही चली जाती है। मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं देती है ये मुझे इतना ज़्यादा बहलाती क्यों है? साफ साफ बताती क्यों नहीं है कि ये भी मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं करती है? संजय ने भी गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और फिर बोला कि तुम सारे ही भाई आज पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन सी ड्रिंक पीकर आ गए हो तुम लोग जो अभी तक उतर ही नहीं रही है? संध्या, एक बाल्टी पानी लाकर दो मुझे, अभी मारता हूँ इन सब के मुंह पर, होश में आ जाएगा अभी के अभी। इन्हें छोड़ो, इसका दुपट्टा छोड़ इसका। नील ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संजय की तरफ देखकर कहा कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ अवनी का दुपट्टा, और मेरी बात को मानो तो आप भी ना माँ की साड़ी का आंचल पकड़ लो जाकर। सच कहता हूँ बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। संध्या को तो एकदम से हंसी आ गई थी, तो वहीं संजय ने काफी ज्यादा गुस्से में पलटकर अब संध्या की तरफ घूरकर देखा, जैसे कहना चाहता हो कि यार ये कैसा बेटा है हमारा। इतने में ही नील ने भी अब अवनी की कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर एक हाथ उसकी कमर पर लपेटकर बहुत ही प्यार से और रोमांटिक आवाज में बोलता है कि अरे अब बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। अवनी ने भी गुस्से में कहा कि होश में आ जाओ तब बताऊंगी तुम्हें, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। नील ने भी मुस्कुरा कर कहा कि अरे होश में आ गया तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मारोगी, इसीलिए अभी बताओ मुझे। संजय काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि नील छोड़ बहू को, छोड़ उसे। ये सुनकर तो अवनी के दिल में एक अजीब सी धक होती है, क्योंकि संजय की आवाज में अवनी को लेकर बहुत ही ज्यादा अपनापन था और सच में वो कहीं ना कहीं उसे अपनी बहू मानते थे। संजय का अवनी को बहू बोलना अवनी को अंदर तक हिलाकर रख गया था। अवनी ने हैरानी से संजय की तरफ देखा तो संजय भी अब नील को काफी ज्यादा गुस्से में देखकर बोलता है, सुना नहीं तूने कि मैंने क्या कहा है? छोड़ बहू को अभी के अभी, समझा तो? नील ने भी मुंह बनाकर संजय की तरफ देखा और फिर अवनी से थोड़ा सा दूर हो गया और फिर बोलता है कि छोड़ दूंगा, नहीं रोकूंगा मैं इसे, पर पूछो ना इसे से कि ये मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं करती है। शादी के मंडप में मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाएगी ना? पूछिए ना पापा इससे। ये सुनकर तो अब संजय ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा कि तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों भागेगी वो तुम्हें छोड़कर? चलो जाने दो अब उसे। फिर उसने वहीं पर खड़े हुए एक बॉडीगार्ड से कहा कि अवनी को उसके घर पर छोड़कर आओ। अवनी वापस से पलटकर वहां से जाने लगी और तभी नील ने सीटी मारकर कहा कि ए टीचर जी सुनना, सच में बिना जवाब दिए चली जाएगी क्या? क्या बिना जवाब दिए ही चली जाएगी यहाँ से? अवनी ने भी हल्का सा पलटकर नील की तरफ देखा तो नील अगले ही पल अब घुटनों के बल आकर बैठ गया था और फिर उसने भी अपने दोनों ही हाथ हवा में फैलाए थे, बिल्कुल शाहरुख खान की स्टाइल में, और फिर बोलता है कि तुम्हारा जवाब का पता नहीं, लेकिन मेरा जवाब तो सुन लो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, पहले दिन से ही प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर तो अवनी अब और भी ज़्यादा हैरान रह गई थी। नील भी फिर आगे बोलता है कि ये जो पीछे देख रही हो ना प्रताप हाउस, इस घर का बड़ा सा बेटा हूँ मैं, और फिर इस खानदान की बड़ी बहू तो तुम्हें ही बनाकर रहूँगा मैं, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल आ भी रहा है ना तो फिर उसे जल्द से जल्द निकाल देना, तुम्हारी मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। शादी तो मैं बस अब तुमसे ही करूँगा और किसी से नहीं। अवनी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नील की तरफ देख रही थी और फिर नील ने भी अगले ही पल अपनी आंख मारकर उससे कहा कि थोड़ा सा यूनिक प्रपोजल है मेरा, पर क्या करूं? अवनी भी थोड़ा सा दांत पीसते हुए गुस्से से बोलती है, यूनिक नहीं, धमकी है, धमकी। नील ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि तो धमकी ही सही, मैं तुम्हें साफ साफ धमकी देता हूँ कि शादी तो मैं अब तुमसे ही करूँगा। अवनी को अब थोड़ा थोड़ा सा नील के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वो धीरे से बोलती है कि सुबह देखूंगी तुम्हें, सुबह दूंगी तुम्हारे सवालों के सभी जवाब। अवनी ने भी हाथ बांधकर उसे आंखें दिखाई और फिर चुपचाप से वहां से चली गई। तो नील भी एकदम से उठ गया और वापस से वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से रुका और वापस से अवनी के पास गया और फिर उसकी बाजू पकड़कर बोलता है कि तुम भी चलो ना, अब इतनी रात को कहाँ पर जाओगी, यहाँ पर ही रुक जाओ, है ना पापा? संजय ने भी अब अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर संध्या की तरफ घूर कर देखा और बोला कि यार ये इतने बेशरम बच्चे कहाँ से आए हैं? ये बच्चे मेरे तो हो नहीं सकते हैं, ये किसके ऊपर गए हैं? संध्या बोलती है कि चारों ही बच्चे अपने बाप पर गए हैं और किस पर जाएंगे? ये सुनकर तो दादी के साथ साथ सब कोई हंसने लगता है और फिर संजय ने भी दोनों ही हाथ फैलाकर संध्या की तरफ देखा और बोला कि मैं इतना ज्यादा बेशरम हूँ क्या? संध्या ने भी अब इधर उधर देखकर बोला कि अब बच्चों के सामने
क्या ही बताऊं मैं आपको कि आप कितने ज़्यादा बेशर्म हैं। दादी ने भी हंसकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है संजय कि तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ होंगे? अरे तुमसे भी 4 कदम आगे होंगे, समझा? तो भूल गया तू अपने दिन, सारे दिन को याद करेगा ना तो तेरे बच्चे कम लगेंगे तुझसे। संजय ने हैरानी से दादी की तरफ देखा और कहा कि माँ माँ आप शांत कर दो ना यार, प्लीज़ दान दे दो मुझे। क्या बच्चों के सामने ही मुझे सब कुछ बोले जा रही हो? तभी संध्या बोलती है कि हाँ माँ जी, आप कैसे बोल रही हो? आपको आपको तो ये सब कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। हमारे पिताजी क्या कम है? अब तो दादी के गाल भी हल्के हल्के से लाल हो गए थे और फिर तभी शुभ हंसता हुआ बोलता है कि देखो देखो मेरी दादी शर्मा रही है, देखो हाय रे चंद्रकला शर्मा रही, हाय मेरी चंद्रकला कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है शर्माते हुए। और तभी दादी ने शुभ की तरफ घूर कर देखा और कहा कि सुबह बताऊंगी तुझे, 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो गाल पे तो सबकी उतर जाएगी 1 मिनट में। घर को दारू का अड्डा बना कर रखा है तुमने सबने, कल सबकी टांगे तोड़ती हूँ। निहाल बीच में ही झटक से बोल देता है कि दादी हाउ चीप, दारू का अड्डा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कुछ और बोलो ना प्लीज़। निहाल को थोड़ा सा थप्पड़ दिखाते हुए दादी गुस्से से बोलती हैं कि तुम सारे पिटोगे ना तभी अकल आएगी तुम लोगों के अंदर। और ये रुद्र, इसे तो मैं सुबह बताऊंगी, जब देखो बस बुढ़िया बुढ़िया करता रहता है मुझे। क्यों भाई संजय, तूने इसे डांटा क्यों नहीं है? ये मुझे बुढ़िया बोल रहा था, तूने एक बार भी अपने बच्चे को समझाया नहीं। संजय ने भी रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर गुस्से में बोला कि तू मेरी माँ को बुढ़िया क्यों बोल रहा था? तेरे दिमाग ज़्यादा खराब हो गए हैं क्या? रुद्र भी गुस्से में बोला कि तो आपकी माँ मेरी बीवी को परेशान क्यों करती है हमेशा? जैसे ही रुद्र ने अभी बीवी बोला वैसे ही सब हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तो रुद्र ने भी अब अपने सिर को खुजाते हुए कहा कि क्या हुआ है, सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैंने क्या कुछ और बोल दिया है क्या? दादी उसे थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से बोलती हैं कि अच्छा किट्टू अब तेरी बीवी भी हो गई? तो रुद्र बोलता है कि मैंने कब कहा? दादी ने गुस्से में कहा कि अभी अभी तो तूने बोला है ना किट्टू तेरी बीवी है। रुद्र बोला कि मैंने तो नहीं बोला। संजय का मन तो ऐसा कर रहा था कि जैसे कहीं अभी जाकर अपना सिर पटक दे। संजय भी दांत पीसते हुए बोलता है कि अभी तो बोला ना तूने। रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि नहीं, मैंने नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। इतना कहकर उसने भी अब अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर बोला क्या मैंने ऐसा बोला है क्या? भाइयों बताओ ज़रा। तीनों ही भाइयों ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि नहीं, मेरे रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं बोला। संध्या, दादी और संजय तीनों ही हैरानी से अब एकदम से तीनों बच्चों को देखने लगे। अवनी और नव्या को भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तीनों ही भाइयों ने बीवी शब्द सुना उसके बाद भी मना कर दिया। संजय भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि यार तुम तीनों मर जाओगे मेरे हाथों से, अभी के अभी मारे जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अभी बोला तूने बीवी, समझा? रुद्र बोला कि कान बज रहे हैं क्या आप लोगों के? आप सबके कानों में खुजली हो रही है। मैंने कोई बीवी वीवी नहीं बोला है। कुछ भी अपनी माँ से कह दो कि आप मेरी किट्टू को परेशान ना करें बस। मेरा लिटिल खरगोश रोता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर उसने भी एक किलर सा लुक दादी की तरफ दिया और फिर दादी के पास से गुजर कर सीधा अंदर की तरफ आने लगा। लेकिन जैसे ही वो दादी के पास आया, दादी ने खींचकर एक चांटा रुद्र के गाल पर चढ़ दिया और फिर रुद्र का चेहरा तो एक तरफ हो गया था। रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरानी से घूर कर दादी को देखने लगता है। उसने भी जल्दी से अपना एक हाथ अपने गाल पर लगाया और फिर संजय से शिकायत करते हुए बोला कि देखो देख लो अब अपनी माँ को आप कैसे तबले की तरह मेरे मार रही हैं, मेरे चेहरे को सुझा रही हैं। एक बात सुन लो दादी, आप मुझे ना कोई भी नहीं मार सकता है। मुझे अगर कोई मारता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। रुद्र ने इतना ही कहा था कि तभी दादी ने उसकी कमर पर एकदम से बजाना शुरू कर दिया और फिर गुस्से में बोलती हैं कि दादी से बहस करेगा ना तो फिर अपनी टांगे जरूर तुड़वाएगा तू। अपनी दादी से बहस करेगा तू, झूठ बोलेगा तू दादी से, सबको बेवकूफ़ समझता है तू। अरे सब जानते हैं कि वो लड़की इस घर में क्यों रह रही है, वो इस घर में क्या कर रही है। तुझे उससे प्यार हो गया है, समझा? तू उसी से ही शादी करेगा, लेकिन अपनी अकड़ के चलते तू कुछ भी नहीं कहेगा, ना उस लड़की से ना हम में से किसी और से। तुझे तो जितना मारूं ना उतना ही कम है। इतना कहकर दादी रुद्र के पीठ पर जोर जोर से मारे जा रही थी और अब संध्या से भी देखा नहीं गया तो उसने भी दादी को पकड़कर कहा कि अरे दादी प्लीज़ बस करो ना, छोड़ दो ना मेरे बच्चे को। आप तो जानती ही हो ना कितनी ज़्यादा अकड़ है इसके अंदर, ये कभी भी अपनी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा अपने दिल की बात कभी भी किट्टू से। और तभी रुद्र भी थोड़ा सा चिल्लाता हुआ बोलता है कि दादी बस बहुत हो गया है, मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा अभी के अभी। दादी भी अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर पर टांग कर बोलती हैं कि अच्छा अनर्थ करेगा तू, पहले मैं तेरा अनर्थ ही देखती हूँ और फिर तुझे अपने हाथों से बचाऊंगी। चल चल दिखा तू अपना अनर्थ दिखा पहले। और तभी दिग्विजय
विजय सिंह जी भी बाहर आए और बोले कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा कर रखा है इतनी रात को तुम लोगों ने, कब से देख रहा हूँ काएँ 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 काएँ, बस काएँ काएँ हो रहा है यहाँ पर। 2 घड़ी लेट तो गया मैं, लेकिन तुम सबको तो एकदम से रास ही नहीं आया। इतनी देर से शोर मचा कर रखा है, पूरे घर को हंगामा कर दिया है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, क्या हो गया है। दादी गुस्से में बोलती हैं कि देख लीजिए संजय के पिताजी, आप अपने पोते को मुझे बुढ़िया बोलता है, ये बुढ़िया बोलता है मुझे। दादाजी ने भी अब रुद्र की तरफ घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर रुद्र इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह दादाजी के गले लगकर बोलता है कि दादाजी, ये बुढ़िया मेरी किट्टू को परेशान करती है। दादाजी आपको पता है, नाश्ते के वक्त भी इस बुढ़िया ने मेरी किट्टू को बहुत ज़्यादा रुला दिया था और फिर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे इस बुढ़िया पर। फिर उसने ना दादाजी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और बोला कि दादाजी, जब लिटिल खरगोश रोता है ना तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे। इतना कहकर उसने भी अपना सर दादाजी के सीने पर प्यार से रख लिया और फिर हल्का सा नौटंकी करने लगा। दादाजी भी रुद्र की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। रुद्र को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि वो किसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है और फिर किसी लड़की के करीब जा सकता है, किसी लड़की की वो इतनी ज़्यादा परवाह भी कर सकता है। दादाजी ने भी रुद्र की बात सुनी और फिर अपने पोते को अपनी बाहों में समेट लिया। उन्होंने सवाल भरी नज़रों से अब सबकी तरफ घूर कर देखा तो संजय की आंखों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो वहीं संध्या भी दादाजी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगती है और फिर दादी जो बोलती हैं कि मैं बताती हूँ, वो जो सोनम पटेल है ना, वो घर में किसी को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी सोनम पटेल से ये शादी नहीं करेगा, उसकी जगह किट्टू से ये शादी करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये बस यही जाने। पर ये बात बोलते हुए इसकी अकड़ बीच में आ जाती है, बार बार अपनी अकड़ को चलते ये अपनी बात को बोल नहीं पा रहा है। ये किट्टू से प्यार करता है मगर ये उससे बोलता नहीं है। रुद्र ने दादी की तरफ देखा और कहा कि सुना दादाजी, इस बुढ़िया की बात को आपने, ये कहती है कि मैं किट्टू से प्यार करता हूँ। दादाजी मैं सच कहता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो रोती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दादाजी को आज अपने पोते पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था कि आखिर ना जाने कितने ही अरसे के बाद रुद्र जाकर अब दादाजी के गले लगा था और फिर दादाजी के ममता एकदम से बाहर आ गई थी। उन्होंने भी रुद्र के बालों पर बहुत ही प्यार से किस किया और फिर बोला कि तुम चलकर आराम से सो जाओ। पीछे से तीनों ही भाई बोलते हैं कि और दादाजी हम अंदर नहीं आएंगे क्या। दादाजी ने भी अब तीनों को घूर कर देखा और बोला कि तुम्हारा फैसला तो तुम्हारी दादी करेंगी, मैं नहीं करूँगा। वैसे भी रुद्र मेरे पास रहा है तो फिर इसका फैसला करने का हक तो बस मेरा ही बनता है, बाकी तुम जानो और तुम्हारी ये दादी जाने, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। दादाजी रुद्र को लेकर अंदर चले गए और फिर उसके जाते ही संजय ने नील की तरफ घूर कर देखा और कहा कि बहुत बकवास हो गई है, अब अंदर चलो। नील ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि पहले आप अपनी बहू से कहो कि अपना प्यार कन्फेंस करेगी तभी जाऊंगा अंदर। अब अवनी की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। इतने में ही निहाल बोलता है कि और पापा, मुझे भी एक बात कहनी थी, आप चूहे के कमरे में बंद तो नहीं करोगे ना मुझे। संजय ने भी अपना माथा पीट कर कहा कि मैं पागल हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पागल कर रहे हो तुम लोग मुझे, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकता हूँ तुम लोगों की बकवास। अंदर आना है तो आओ, वरना सच में दरवाज़ा बंद कर लूँगा अंदर से, फिर सारे के सारे बाहर ही खड़े रहना, समझे तुम लोग। शो बोलता है कि वाह वाह, रुद्र भैया की बात सुन ली आपने, नील भैया की भी बात सुन ली आपने, अब मेरी भाई की बात आ गई तो फिर गुस्सा करने लगे आप। फिर उसने निहाल के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि तेरी बात मैं सुनूंगा, बता मुझे क्या बोलना है तुझे। ये लोग हमें ना कहीं से उठाकर ही लाए हैं, इसीलिए हमारी बात कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी हमारी बातों को इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। संध्या बोलती है कि अच्छा बोलो क्या बात है तुम्हारी। निहाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोलता है कि पहले वादा करो आप कि मुझे चूहे के कमरे में नहीं बंद करोगी। संध्या ने भी दोनों ही हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अच्छा बाबा, नहीं करूंगी चूहे के कमरे में तुझे बंद, 20 साल पहले की बात वो, अब बता मुझे कि क्या बोलना है तुझे, बता जल्दी से। निहाल ने भी थोड़ा सा शर्माते हुए कहा कि ये जो नव्या है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नव्या की आंखें तो एकदम शॉक्ड से बाहर आते आते रह गई थी, उसे निहाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि निहाल सबके सामने और खासकर संध्या के सामने बोल देगा। संध्या ने भी एक नज़र अब नव्या की तरफ देखा तो नव्या इधर उधर देखने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या ही कहे सबके सामने। अगले ही पल उसने निहाल की तरफ घूर कर देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए बोलती है कि निहाल, बहुत हुआ है, मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम। निहाल ने भी बच्चों सा मुंह बनाया और फिर बोला कि माँ माँ देखो झूठ बोल रही है ये, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। निहाल बोला झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने से पाप चढ़ता है, चाहे तो माँ से पूछ लो, है ना माँ। इतना कहकर उसने संध्या की तरफ देखा तो निहाल आगे बोला कि आपको पता है उस दिन जब मैं इसे बचाने के लिए गया था तब इसने खुद ही कहा था उस लड़के से कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और अभी भी पार्टी में मैंने इसे कहा कि मैं और ये रिलेशनशिप में है, अब ये मना कर रही है। और ये क्या बात हुई माँ, आप ही बताइए, ये गलत बात है ना माँ प्लीज़। संध्या ने संजय की तरफ देखा तो संजय ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि एक से बढ़कर एक नमूना है हमारे घर में, सारे के सारे पागल हैं। संध्या ने निहाल की तरफ देखकर कहा कि देखो बहुत हो गया है, अब अंदर चलो। उस लड़की को ऑकवर्ड फील बिल्कुल भी मत करवाओ, एक तो वो तुम्हें इस हालत में पार्टी से लेकर घर आई है और फिर तुम सारे ही बदमाश मिलकर इन बच्चियों को परेशान कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को। चलो अब चुपचाप से अंदर चलो। निहाल ने नामे अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि अंदर नहीं आऊँगा मैं, चूहे के कमरे में बंद कर दोगी आप। संध्या गुस्से में बोली कि अरे नहीं करूँगी तुझे चूहे के कमरे में बंद, 20 साल पुरानी बातों को है वो सब चूहे के कमरे में कौन बंद करेगा, मैं नहीं करूँगी, चुपचाप से अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। निहाल भी बच्चों सा मुँह बनाता है और नाम में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर सीधा नव्या के पीछे जाकर चिपक गया और फिर बोला कि नव्या देखो ना मेरी माँ कितना ज़्यादा गुस्सा करती है, तुम तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करोगी ना शादी के बाद मुझसे। नव्या की आंखें तो हैरानी से और भी ज़्यादा फैलती जा रही थी, ये निहाल घूम फिर कर शादी की बात पर ही क्यों आ जाता था बार बार। नव्या ने भी पलट कर निहाल की तरफ देखा, वो कुछ बोलती उससे पहले ही निहाल बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं उन लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं है जो लड़कियों को कपड़े की तरह चेंज करते हैं, बड़ी मुश्किल से तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा है और अब मैं इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, मैं किसी को भी तुम्हें टच तक नहीं करने दूंगा। इतना कहकर निहाल भी झटके से घुटनों के बल बैठ गया और फिर अपने दोनों ही हाथ हवा में खोलकर बोलता है कि करोगी ना मुझसे शादी। नव्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निहाल की तरफ घूरे जा रही थी और इतने में ही संजय बोलता है कि करोगी ना मुझसे शादी, शर्म नहीं आती है निहाल तुझे, दिन पर दिन बदतमीज़ होते जा रहे हो तुम। वो लड़की मिस्टर ओबरॉय की बेटी है, उसके बावजूद भी तू अपना बिजनेस खुद के सेटअप कर रही है वो, और फिर तुमसे तो बैलेंस सीट भी मैच नहीं होती है और फिर तुम चाहते हो कि नव्या तुमसे शादी कर ले, कभी नहीं करेगी वो तुझसे शादी। पहले अपने आप को नव्या के बराबर तो लेकर आओ, पहले खुद तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ फिर कर लेना शादी। ये सुनते ही निहाल भी उठकर बोलता है कि अभी तो अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ ना पापा। निहाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ ये घर, ये क्या मेरा घर नहीं है क्या, चौथा हिस्सा है ना मेरा इस घर में, तो फिर प्रॉपर्टी में भी मेरा जब चौथा हिस्सा है तो फिर मैं तो अमीर हुआ ना। क्यों नव्या, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, बिल्कुल पैसा बहुत है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। अब बिजनेस तुम सेटअप कर लोगी, मैं तो हाउस हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम सुबह ऑफिस जाओगी, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा, तुम जब घर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए शाम की चाय भी बनाऊंगा, फिर रात को आराम से डिनर बनाकर तुम्हारे पैर भी दबा दूंगा मैं, बस तुम मुझसे शादी कर लेना, है ना। सब हैरानी से निहाल की तरफ ही देखे जा रहे थे क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि निहाल इनमें से एक काम भी नहीं करेगा। संजय ने गुस्से में संध्या की तरफ घूर कर देखा तो संध्या बोलती है कि अरे आप बार बार मुझे क्यों देखने लगते हो, मैं क्या करूं अब। संजय ने भी दांत पीसते हुए बोला कि यार ये परवरिश है तुम्हारी, ये परवरिश है। संध्या ने भी हाथ बांधकर कहा कि और आपकी परवरिश, अभी अभी दादाजी उसे ऊपर लेकर गए हैं, इतनी अकड़ है उस लड़के के अंदर कि वो अपने दिल की बात तक नहीं बोलेगा किसी के सामने। अरे कम से कम मेरे बच्चे अपने दिल की बात तो बोल रहे हैं सबके सामने। संध्या की बात सुनकर तो शुभ बोलता है कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, रुद्र भैया तो सब में एकदम से कड़वे हैं। संजय ने गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ ने भी बच्चा सा मुंह बनाकर कहा कि माँ आपको 8 बिलियन पॉपुलेशन में यही मिला था हमारा बाप बनाने के लिए, आपको कोई और नहीं मिला था क्या, क्या सोचकर शादी की थी आपने इस इंसान के साथ। संध्या हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी और फिर वो गुस्से में बोलती है कि खबरदार अगर अपने पापा के बारे में कुछ भी गलत बात की तो थप्पड़ मारूंगी तुम लोगों के मुंह पर, समझे, तुम लोग पापा हैं वो तुम्हारे। और तभी निहाल बोलता है कि माँ क्या गलत कह रहा है मेरा भाई, सही तो कह रहा है, आपको यही इंसान मिला था हमारा बाप बनाने के लिए। संध्या ने निहाल को थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि देख मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर तुझे सच में चूहे के कमरे में ले जाकर बंद कर दूंगी, इसीलिए चुपचाप से खड़ा रहे यहाँ पर। संजय के बारे में अगर किसी ने भी कुछ गलत कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम लोग। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।